दोस्तों सुनो कहानी हॉरर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है वीरेन और आज की इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ शेरलॉक होम्स की एक बेहद ही रोमांचक कहानी। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शेरलॉक और मेरी दोस्ती में हम दोनों ने कई पेचीदा केसेस सॉल्व किए हैं, लेकिन दो ऐसे मामले हैं जिनकी तरफ मुझे शेरलॉक होम्स का ध्यान खींचना पड़ा। उनमें से एक है मिस्टर हेथली का कटा हुआ अंगूठा और दूसरा कर्नल वॉरबटन के पागलपन की गाथा। इनमें से दूसरी समस्या ज्यादा पेचीदी थी, पर पहली समस्या इतनी नाटकीय है कि उसके बारे में बताना बेहद जरूरी है, और वो है मिस्टर हेथली का कटा हुआ अंगूठा। जहां तक मुझे याद है, ये 1989 की गर्मियों की बात है। उस वक्त मेरी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था और मैं दवाइयों की पढ़ाई करने के लिए लंदन आया था। उस वक्त मेरा एक पेशेंट था जो वहीं पास ही के एक रेलवे स्टेशन में गार्ड की नौकरी करता था। मैंने उस गार्ड को एक लंबी और कष्टपूर्ण बीमारी से निजात दिलाई थी। इसी वजह से वो मेरा बहुत एहसानमंद भी था। बस फिर क्या था, उसके बाद उसने हर बीमार शख्स को मेरे पास भेजना शुरू कर दिया। एक सुबह मुझे आज भी अच्छे से याद है। उस वक्त सुबह के 7 भी नहीं बजे थे। मेरी आया ने मुझे जगाया और मुझसे कहा कि डॉक्टर वॉटसन, आपसे मिलने आपके रेलवे गार्ड साहब आए हैं। उनके साथ एक और साहब हैं जिन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प चाहिए। मैं तुरंत अपने बिस्तर से उठा, कपड़े पहने और जल्दी से नीचे बैठक वाले कमरे में आ गया, जहां वो दोनों आदमी मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर रेलवे का गार्ड बोला, अब हेलो डॉक्टर वॉटसन, मेरे साथ एक मरीज है। वैसे तो ये ठीक है, लेकिन लगता है कि ये सदमे में है। मुझे डर था कि कहीं ये भटक ना जाए, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। तो अब मुझे पूरा यकीन है कि ये सुरक्षित हाथों में है डॉक्टर वॉटसन, और अब मैं अपने काम पे वापस जा सकता हूँ। रेलगाड़ी के आने का वक्त हो गया है। अब यहाँ से आप इसका ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर वॉटसन, फिर मिलते हैं। इतना कहकर वो रेलवे गार्ड वहां से चला गया। मैंने उस शख्स की तरफ देखा जो अब उस कमरे में मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो नौजवान था, दिखने में यही कोई 25-26 साल का लग रहा था। खून से सना हुआ एक रुमाल उसने अपने एक हाथ में बांधा हुआ था और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरे दुख को और दर्द को छुपा रहा हो। वो मुझसे बोला, मैं माफी चाहता हूं डॉक्टर साहब, आपको मेरी वजह से इतनी जल्दी जागना पड़ा, पर मैं और करता भी क्या। कल रात मेरे साथ एक भीषण दुर्घटना हो गई और मैं तुरंत ही आज सुबह यहाँ आ गया। और स्टेशन पर जब मैंने किसी लोकल डॉक्टर के बारे में पूछा तो रेलवे गार्ड ने मुझे आपका नाम सजेस्ट किया। अब माफ करना, मैंने आपको मेरा नाम नहीं बताया। मेरा नाम है विक्टर हेथली। मैंने उससे कहा, अब कोई बात नहीं, उम्मीद है आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अब लगता है आप रात भर ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। मैं समझ सकता हूँ, रात का सफर काफी मुश्किल और तकलीफदेह होता है। विक्टर हेथली बोला, पर मेरी रात डॉक्टर साहब कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। बहुत ज्यादा तकलीफदेह। विक्टर हेथली अजीब ढंग से हंसने लगा। मैंने अपने मेडिकल करियर में कई लोगों का इलाज किया था, उन्हें ठीक भी किया, मगर ये वाला मर्ज अलग लग रहा था, थोड़ा अजीब भी। ऐसे बहुत से केसेस मैंने देखे भी हैं जहां पर कोई बुरी तरह से हंसते हंसते रोने लगता था, मानो जैसे वो कोई बहुत बड़ा दुख छुपा रहा हो। मैंने उससे कहा, अब खुद को संभालिए मिस्टर हेथली, पर वो हंसता ही रहा तब तक जब तक वो हंसते हंसते रोने नहीं लग गया और उसका छुपा हुआ असली दुख बाहर नहीं आ गया। फिर उसने परेशान और थकी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखा और कहा, माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं जरा सा भटक गया था। मैंने कहा, अब नहीं नहीं, कोई बात नहीं। फिर मैंने एक गिलास में पानी भरकर उसे दिया। उसने घूंट घूंट करके पूरा गिलास खाली कर दिया और फिर मुंह पे लगा पानी पोंछता हुआ वो बोला, अब बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वॉटसन, अब मैं ठीक हूँ। अब आप मेरे अंगूठे को देख सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि जहाँ पर मेरा अंगूठा हुआ करता था, आप उस हिस्से को देख सकते हैं।
उसने अपने हाथ पर से खून से भीगा हुआ रुमाल हटाया और मुझे अपना हाथ दिखाया। अपने इतने लंबे मेडिकल करियर में मैंने इतना भयानक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उसके एक हाथ में 4 अंगुलियों के साथ एक अंगूठे को होना चाहिए था, पर वो अंगूठा वहां पर नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस अंगूठे को जड़ से ही उखाड़ दिया हो। मैं उस घाव को अचानक से देखकर सहम गया और मैंने कहा, हे भगवान, लगता है किसी बहुत भयानक दुर्घटना में आपने ये अंगूठा खोया है। इसमें से तो काफी खून बहा होगा। वो बोला, जी हाँ डॉक्टर वॉटसन, बहुत ज्यादा खून बहा था। मैं तो बेहोश ही हो गया था। जब होश आया तब मैंने अपने हाथ पर कस कर कपड़ा बांधा और बस इसी से मुझे राहत मिली। मैंने कहा, अब ये आपने अच्छा किया मिस्टर हेथली, कपड़ा बांधने से रक्त प्रवाह रुक जाता है। मैंने उसके घाव को अच्छे से परखा तो मालूम चला कि वो घाव किसी भारी से तेज धार हथियार से किया गया था, जैसे कोई बड़ा चाकू या आरी जैसी वस्तु। मैंने उससे पूछा, अब मिस्टर हेथली, क्या ये सच में दुर्घटना थी? वो बोला, जी नहीं डॉक्टर। मैंने पूछा, तो क्या तुम पर कोई खूनी हमला हुआ था? वो बोला, जी हाँ डॉक्टर वॉटसन, एक खूनी हमला ही समझ लो। मैंने उसके घाव को साफ किया, उस पर दवा लगाकर उसमें अच्छे से पट्टी बांध दी। उसके बाद वो बोला, हाँ अब ठीक लग रहा है डॉक्टर वॉटसन, अब मुझे काफी आराम है। अब मैं आराम से अपनी कहानी पुलिस को बता पाऊंगा। कहानी बहुत अजीब है। जिन्होंने मेरे पर हमला किया, मैं उन पर सीधे सीधे इल्जाम नहीं लगा सकता। पुलिस मेरा यकीन नहीं करेगी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं और मुझे तो कोई रास्ता भी नहीं मालूम है जिससे मैं असली हमलावरों तक पहुंच सकूं। मैंने उससे कहा, अब मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी समस्या ज्यादा बड़ी है और तुम उसका समाधान चाहते हो तो मैं तुम्हें एक नाम बताऊंगा, उससे मिलो, वो तुम्हारी समस्या का भी हल निकाल देगा। वो उत्सुकता के साथ बोला, अब बताइए ना वो कौन है? मैंने कहा, मशहूर डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स। वो बोला, ओह हाँ, मैंने भी उनका नाम सुना है। मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है। डॉक्टर वॉटसन, मुझे बेहद खुशी होगी अगर वो मेरा केस लेंगे। क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैंने कहा, अब हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं अभी घोड़ा गाड़ी बुलवा देता हूँ, हम दोनों साथ में वहां चलते हैं। अब फिक्र मत करो, वो मेरा खास मित्र है। कुछ देर में घोड़ा गाड़ी में सवार होकर मैं और विक्टर हेथली बेकर स्ट्रीट शेरलॉक के घर पहुंचे। उस वक्त शेरलॉक होम्स खाने की मेज पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। हमें देखकर वो बोला कि हम भी उसके साथ बैठें और नाश्ता करें। फिर उसने मेरे साथ आए मेरे पेशेंट विक्टर हेथली को देखा और उसे आराम से सोफे पर बैठने को कहा। फिर उसने विक्टर हेथली से कहा, आराम से बैठो और मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। विक्टर हेथली बोला, अब जी मिस्टर होम्स, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। मैं एक हाइड्रोलिक इंजीनियर हूँ और बहुत काबिल इंजीनियर हूँ मिस्टर होम्स। आज से 2 साल पहले मैंने एक इंजीनियरिंग फर्म छोड़ दी थी जहाँ पर मैंने काम सीखा था। उसके बाद मैं अपने व्यापार में लग गया। और मिस्टर होम्स, अपना व्यापार करना आसान नहीं होता, आप अच्छे से जानते होंगे। किसी भी नए क्लाइंट को रिझाकर अपनी तरफ खींच लेना बहुत मुश्किल काम होता है। मेरा ऑफिस 3रे फ्लोर पर था और वहां पर किसी भी क्लाइंट को ला पाना मुश्किल काम था। हर रोज सुबह लगभग 9 से शाम 4 बजे तक मैं बस यही सोचता रहता कि कोई क्लाइंट मेरे पास आए और मुझे काम मिले। मेरे पास सिर्फ 4 तरह के अलग अलग काम आए और वो भी 2 सालों में। मगर कल एक सभ्य सा दिखने वाला व्यक्ति मेरे ऑफिस में आया। उसने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया। उसमें उसका नाम लिखा था, कर्नल लाइसेंडर स्टार्क। वो सामान्य कद से थोड़ा ज्यादा लंबा था मिस्टर होम्स। सिर पर बाल कम थे और काफी दुबला पतला। मैंने अपनी जिंदगी में उतना दुबला पतला शख्स कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा, उसके गाल एकदम पिचके हुए थे। चेहरे की हड्डियां साफ झलक रही थी।
पर उसने कपड़े अच्छे और साफ सुथरे पहने हुए थे, अच्छे से इस्त्री किए हुए। उसकी उम्र शायद 40 के आसपास होगी। उसके बोलने के एक्सेंट से वो थोड़ा जर्मन लग रहा था। वो मुझसे बोला, हेलो मिस्टर हेथले, मैं आप जैसे एक हाइड्रोलिक इंजीनियर की सर्विस चाहता हूँ और मैंने आपकी काफ़ी तारीफ भी सुनी है। आपके काम की काबिलियत तो है ही, मगर एक और चीज़ है जो आप में बेहद ख़ास है कि आप राज को राज रखने की कला भी बखूबी जानते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? उसकी बातें सुनकर मैं उस शख्स से काफ़ी इम्प्रेस हो चुका था मिस्टर होम्स। मैंने उससे पूछा, किसने आपको मेरा नाम सजेस्ट किया? लेकिन मिस्टर होम्स, मेरे सवाल को उसने बड़ी ही चालाकी के साथ इग्नोर कर दिया। उसे मेरे बारे में ये तक मालूम था कि मैं एक अनाथ हूं, कुंवारा हूं और लंदन में अकेला रहता हूं। मैंने उससे कहा, पर इस सब का मेरे काम से क्या लेना देना मिस्टर लाइसेंडर? वो बोला, हाँ ये तो है, पर मैं किसी को हायर करने से पहले उसकी सारी जानकारी रख लेता हूँ। यानी कि मैं आपको अपने काम के लिए हायर करना चाहता हूँ, जिससे मैं आपकी सर्विस का इस्तेमाल कर सकूँ। पर आप एक बात समझ लीजिए मिस्टर हेथली, मेरा ये काम एकदम गुप्त रहना चाहिए। आपके जैसा आदमी जो कि अकेला रहता है, उसे किसी बात को गुप्त रखने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्यों, ठीक कहा ना मैंने मिस्टर हेथली? तब मैंने उससे कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अपने क्लाइंट की सारी बातें गुप्त रखता हूं। आपसे मेरा वादा है कि आपकी सारी बातें गोपनीय रहेंगी। कुछ देर तक तो वो मुझे अजीब ढंग से घूरता रहा, मानो जैसे वो मुझे परख रहा हो। फिर वो बोला, क्या सच में आप किसी से नहीं कहोगे? मैंने कहा, हाँ, आप मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। वो बोला, अच्छी बात है। और सुनो, तुम अपना काम करने से पहले और काम करने के दौरान बिल्कुल खामोश रहोगे, और यहाँ तक कि काम होने के बाद भी तुम इस काम के बारे में किसी से कुछ नहीं बोलोगे, ना लिखोगे और ना ही किसी को बताओगे। मैंने कहा, अब मैं आपको पहले ही वचन दे चुका हूं कि मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वो बोला, शाबाश मिस्टर हेथले, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उसके बाद वो तुरंत कुर्सी से उठा और मेरे ऑफिस का दरवाजा खोलकर आंधी की तेजी के साथ मेरे ऑफिस से बाहर चला गया। वो बड़ी ही बारीकी से कॉरिडोर और सीढ़ियों को देख रहा था और ये सुनिश्चित कर रहा था कि वहां पर उनके अलावा और कोई नहीं है। फिर वो वापस ऑफिस में आया। उसने अपनी कुर्सी मेरे नजदीक खिसकाई और एकदम करीब आकर मुझसे बोला, हाँ, अब हम आराम से बात कर सकते हैं। मैं बस सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई हमारी बात तो नहीं सुन रहा। मिस्टर होम्स, उसका ये अजीब व्यवहार मुझे विचलित कर रहा था और एक अजीब सी बेचैनी दे रहा था। मैंने उससे कहा, ओके सर, अब काम की बात कर ली जाए, मेरा वक्त बहुत कीमती है। पर मिस्टर होम्स, असली मुसीबत अब शुरू होनी थी। उसने मुझे एक रात के काम के लिए 50 पाउंड्स ऑफर किए, जो कि काफी बड़ी रकम थी। मेरी फीस से कम 10 गुना ज्यादा थी। वो मुझसे बोला, ये बस एक रात का काम है मिस्टर हेथली। मैंने उससे पूछा कि क्या काम है, तो उसने मुझे बताया, अब ज्यादा कुछ नहीं, बस एक स्टैंपिंग हाइड्रोलिक मशीन को ठीक करना है। अब तुम आज रात की ही ट्रेन पकड़कर हमारे पास आ जाओ। मैंने पूछा, मगर मुझे आना कहाँ होगा? वो बोला, एडफोर्ड, रीडिंग से सिर्फ 7 मील आगे। आज की रात की आखिरी ट्रेन तुम्हें 11:15 तक हमारे पास पहुंचा देगी। मैं एक घोड़ा गाड़ी में तुम्हें लेने स्टेशन तक आऊंगा। मैंने पूछा, क्या आपकी ये जगह स्टेशन से बहुत ज्यादा दूर है मिस्टर लाइसेंडर? वो बोला, जी हाँ, काफी दूर है, शहर के आखिरी छोर पर। हमें वहां पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी। मैंने उससे कहा, अब अगर आप बुरा ना माने तो मैं दिन के वक्त नहीं आ सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तुम्हें तुम्हारी फीस से कई गुना ज्यादा रकम दे रहे हैं।
और काम भी ज्यादा बड़ा नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे पास कौन सा बीवी बच्चे हैं जो रात में तुम्हारा इंतजार करेंगे। देखो मिस्टर हेथली, अगर तुम्हें ये काम पसंद नहीं आ रहा तो तुम बेशक मना कर सकते हो। मैंने कहा, नहीं नहीं मिस्टर लाइसेंडर, मुझे ये काम करना है। और उसके बाद मैंने उससे काम से संबंधित और जानकारी मांगी, मगर मिस्टर होम्स, उसकी कहानी अजीब और बेबुनियादी लग रही थी। उसने मुझे बताया कि उसने अपने घर के पिछले हिस्से की खुदाई में कुछ बेशकीमती चीजें खोज निकाली हैं और वो ज्यादा से ज्यादा खुदाई करना चाहता है रात ही रात में, ताकि उसके पड़ोसी जाग ना जाएं। वो उन बेशकीमती चीजों को बेचकर मिस्टर होम्स पैसे कमाना चाहता था और उन पैसों से अपने पड़ोसियों की जगहों को भी खरीदना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि जैसे उसकी जमीन के नीचे से बेशकीमती चीजें निकल रही हैं, वैसे ही पड़ोसियों की जमीन के नीचे भी उसे बहुत कुछ मिल सकता है। वो चाहता था कि मैं उसका काम आधी रात में ही खत्म कर दूं, क्योंकि अगर पड़ोसियों को पता चल गया कि एक हाइड्रोलिक इंजीनियर वहां आया हुआ है तो वो बेवजह शक करेंगे कि जमीन की खुदाई चल रही है और वो पड़ोसी काम भी रुकवा सकते थे। उसकी ये कहानी मिस्टर होम्स कोई लॉजिक नहीं बना पा रही थी और बिल्कुल ही बेकार सुनाई पड़ रही थी। मैंने उससे पूछा, मिस्टर लाइसेंडर, आखिर ये स्टैंपिंग हाइड्रोलिक मशीन जिसे आप ठीक करवाना चाहते हैं, उसका जमीन की खुदाई से क्या लेना देना? जमीन तो आप फावड़े से या कुदाल से भी आसानी से खोद सकते हैं। वो बोला, ये हमारा अपना तरीका है। हम पहले जमीन को ईंटों से दबाते हैं, जिससे कोई नहीं जान सकता कि वहां क्या हो रहा है। ये बस मैं यूं ही बता रहा हूं। अब हमने तुम्हें अपने पूरे भरोसे पे ले लिया है मिस्टर हेथली, और दिखा दिया है कि मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूं। इतना कहकर वो खड़ा उठा और फिर बोला, मैं आज रात 11:15 बजे तुम्हें एफर्ड स्टेशन पर मिलूंगा। याद रहे मिस्टर हेथली, तुम किसी को भी एक शब्द नहीं बताओगे। आज रात 11:15 बजे मिलते हैं। उसके बाद उसने मुझे बड़ी ही पैनी नजरों से देखा। उसके बाद वो मेरे ऑफिस से निकला और वहां से चला गया। मिस्टर होम्स, जब मैंने सारे मामले पर गहराई से सोचा तो मैं इस काम को लेकर अचरज में पड़ गया था। ये जो मामूली सा काम मुझको सौंपा गया था, एक तरफ तो मैं बहुत ज्यादा खुश था कि जो रकम मुझे ऑफर की जा रही थी वो उससे 10 गुना ज्यादा थी जितना मैं खुद अपने मुंह से मांगता, और ये भी संभव था कि इस ऑर्डर के बाद मुझे और भी ऑर्डर मिलेंगे। पर दूसरी ओर मिस्टर होम्स, मुझे ये काम देने वाले के चेहरे के भावों को, उसकी बातों को अगर मैं सोचूं तो मुझे उस पर शक हो रहा था। मुझे लग रहा था कि स्टैंपिंग हाइड्रोलिक मशीन से खुदाई वाली बात जो उसने मुझे बताई वो तो बेतुकी थी ही, और मुझे आधी रात में वहां बुलाकर उस मशीन को ठीक करने वाली बात भी बेतुकी ही थी। और मिस्टर होम्स जिस तरह से वो घबरा रहा था कि मैं ये सारी बातें किसी और को ना बता दूं, ये बात भी एकदम रहस्यपूर्ण थी। फिर भी मिस्टर होम्स, मैंने अपनी सारी शंकाओं को हवा में उड़ा दिया और पेट भर खाना खाया। फिर मैं सीधा स्टेशन गया और वहां से ट्रेन पकड़कर एफर्ट के लिए चल दिया। मैंने इस बात का भी ध्यान रखा कि मैं किसी को भी इस बारे में ना बताऊं। करीब रात के 11:15 बजे मैं उस स्टेशन पर पहुंचा जहां पर मिस्टर लाइसेंडर ने मुझसे मिलने की बात कही थी। उस स्टेशन पर उतरने वाला मैं ही अकेला यात्री था मिस्टर होम्स। उस वक्त पूरे स्टेशन पर सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि वो आखिरी ट्रेन थी और शायद मैं आखिरी यात्री। मैंने स्टेशन पर चारों तरफ नजर घुमाई तो मुझे वहां पर एक लालटेन लिए एक बूढ़ा सा व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया जो कूली था। उस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मुझे बाहर वही व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, वही चित परिचित चेहरे वाला व्यक्ति, मिस्टर लाइसेंडर। वो अपने कहे अनुसार मुझे वहां लेने आया था। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, उसने सीधे मेरी बाह पकड़ी और मुझे एक गाड़ी की तरफ ले गया जिसका दरवाजा उसने पहले से ही खोल कर रखा हुआ था। उसने मुझे जल्दी से उस घोड़ा गाड़ी में बिठाया और उसके बाद उसने दोनों तरफ की खिड़कियों को बंद कर दिया और उस गाड़ी के आगे लदा घोड़ा जितनी तेजी से आगे बढ़ सकता था वो उतनी तेजी से आगे बढ़ता रहा।
तभी शेरलॉक होम्स ने बीच में उसे टोका। मिस्टर हैथली, क्या उस गाड़ी में सिर्फ एक ही घोड़ा था? जी हाँ मिस्टर होम्स, सिर्फ एक ही घोड़ा था। शेरलॉक ने फिर पूछा, अच्छा, तुमने उस घोड़े का रंग गौर किया क्या था? हाँ मिस्टर होम्स, जब मैं उस घोड़ा गाड़ी में चढ़ रहा था तब मैंने किनारे पर लगी बत्तियों की रोशनी में उसे देखा था। वो भूरे रंग का था। शेरलॉक ने फिर पूछा, अच्छा, वो घोड़ा थका हुआ लग रहा था या फिर एकदम तरोताज़ा? मिस्टर होम्स, वो एकदम तरोताज़ा लग रहा था, एकदम चमकदार, साफ सुथरा। शेरलॉक ने फिर कहा, अच्छा, बीच में टोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, तुम अपनी कहानी आगे जारी रख सकते हो। मिस्टर होम्स, फिर हम उस स्टेशन से चल दिए और कम से कम 1 घंटे तक चलते रहे। और एक और बात मिस्टर होम्स, जैसा कि मिस्टर लाइसेंडर ने मुझे बताया था कि वो सफ़र कम से कम 7 मील का होना चाहिए था, पर जितनी देर से हम चले जा रहे थे उससे ऐसा लग रहा था जैसे हम 7 नहीं, कम से कम 9-10 मील चल गए होंगे। पूरे सफ़र में वो चुपचाप मेरे सामने वाली सीट पर बैठा रहा और मुझे मालूम पड़ रहा था कि वो अपनी पैनी नज़रों से मुझे घूर रहा है, क्योंकि 1-2 बार जब मैंने उस पर नज़र डाली तो मैंने यही पाया कि वो मुझे गौर से देख रहा है। उस इलाके की सड़कें अच्छी हालत में नहीं थी मिस्टर होम्स, क्योंकि हमारी गाड़ी बुरी तरह से झटके और हिचकोले खा रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखने की भी कोशिश की थी कि शायद कुछ दिख जाए कि हम कहाँ पर हैं, पर उस गाड़ी की खिड़कियां रंगी हुई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी कभी मैं उस यात्रा की बोरियत को ख़त्म करने के लिए कोई बात शुरू कर देता था, पर मिस्टर लाइसेंडर हाँ या हूँ में ही जवाब देते थे और बातचीत का वो सिलसिला वहीं ठप पड़ जाता था। और आखिर में मिस्टर होम्स, वो झटकों वाला रास्ता तो ख़त्म हो गया और एक सपाट बजरी वाला रास्ता आ गया और वो घोड़ा गाड़ी रुक गई। लाइसेंडर स्टार्क उस गाड़ी से बाहर कूदा और उसके पीछे मैं भी नीचे कूदा। इससे पहले कि मैं आसपास नज़र घुमाकर देखता कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ, मिस्टर लाइसेंडर स्टार्क ने मेरी बाँह पकड़ी और मुझे घर के अंदर खींच कर ले गया। तो गाड़ी से उतरते ही हम सीधे एक हॉल में दाखिल हो गए। बस इसीलिए मैं उस घर के बाहर की बनावट तक नहीं देख पाया। जैसे ही हम दोनों हॉल में घुसे, हमारे पीछे उस हॉल का दरवाज़ा भड़ाक से बंद हो गया और मुझे जाती हुई उस घोड़ा गाड़ी की हल्की सी गड़गड़ाहट ही सुनाई पड़ी। उस घर के अंदर घुप अंधेरा था और कर्नल लाइसेंडर माचिस ढूंढ रहा था। वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा भी रहा था कि तभी गलियारे के दूसरी तरफ के छोर पर एक दरवाज़ा खुला और हमारी तरफ एक लंबी सुनहरी रोशनी चमकी। वो रोशनी हमारे करीब आती गई और तभी उस रोशनी के पीछे से एक औरत सामने आई। उसके हाथ में एक लालटेन थी जिसे उसने अपने सिर के ऊपर तक उठा रखा था। वो चेहरा आगे करके हमें देख रही थी। वो औरत एक खूबसूरत और आकर्षक औरत थी और उस लालटेन की रोशनी में उसके चमकते कपड़ों को देखकर ही मैं समझ गया कि वो कीमती कपड़े पहने हुई थी। उसने किसी दूसरी भाषा में कर्नल लाइसेंडर से कुछ कहा। मुझे बात तो समझ में नहीं आई, पर मैं ये जरूर समझ गया कि वो कर्नल से कुछ सवाल पूछ रही है। कर्नल लाइसेंडर ने रूखे हाँ ना में जवाब दिया। कर्नल लाइसेंडर ने उसकी बाँह पकड़ी और उसे मुझसे दूर लेकर गया और फिर उसने उसके कान में न जाने क्या कहा। उसके बाद कर्नल लाइसेंडर ने उस औरत को वापस उसी कमरे में धकेल दिया जिस कमरे से वो आई थी और उसके हाथ से लालटेन लेकर वो फिर से मेरे पास आया और मुझसे बोला, अब कुछ देर तक तुम इसी कमरे में इंतजार करो। फिर उसके बाद उसने एक दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला जो एक छोटा सा और सादे ढंग से सजा हुआ कमरा था, जिसके बीचों बीच एक गोल मेज रखी हुई थी जिसके ऊपर कई जर्मन किताबें बिखरी पड़ी थी। कर्नल लाइसेंडर ने उस लालटेन को एक पियानो के ऊपर रख दिया जो दरवाजे के पास ही था। मिस्टर हैथली, मैं एक पल के लिए भी आपको इंतजार नहीं करवाऊंगा, मैं बस अभी आया। इतना कहकर वो वहां से चला गया। मैंने मेज पर रखी किताबों पर नजर डाली और जर्मन ना जानने के बावजूद भी मैं देख सकता था कि उनमें से 2 किताबें विज्ञान की थी और बाकी कविताओं की थी।
उसके बाद मैं उस कमरे की खिड़की पर गया, ये सोचकर कि मुझे बाहर का कुछ दृश्य दिखाई दे जाएगा, मगर खिड़की पर लकड़ी के तख्ते ठोककर उसे बंद किया गया था। वो घर आश्चर्यजनक रूप से एकदम सन्नाटे से भरा घर था। वहां एकदम चुप्पी छाई हुई थी। गलियारे में कहीं कोई पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी, वरना तो उस पूरे घर में सन्नाटा ही पसरा पड़ा था। मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी मिस्टर होम्स, ये सोचकर कि ये जर्मन लोग कौन थे और क्या कर रहे थे ऐसे वीरान सुनसान घर में रहकर। आखिर ये जगह है कौन सी? मैं एफोर्ड स्टेशन से लगभग 10-11 मील दूर था। मैं बस इतना ही जानता था, पर मैं ये नहीं जानता था कि मैं उत्तर में हूं या दक्षिण में, पूरब में या पश्चिम में। शायद रीडिंग और अन्य बड़े शहर आसपास ही थे, इसलिए ये जगह उतनी अलग थलग तो नहीं थी मिस्टर होम्स। पर एक बात तो तय थी कि हम जरूर किसी गांव में थे, क्योंकि जिस तरह की शांति वहां पर छाई हुई थी उससे यही लग रहा था। मैं उस कमरे में चहलकदमी करने लगा और अपना हौसला बनाए रखने के लिए मैं मन ही मन एक गाना गुनगुनाने लगा। मेरे मन में एक ही रात में जरा से काम के 50 पाउंड पाने की खुशी थी। तभी अचानक उस चुप्पी में बगैर किसी आहट के मेरे कमरे का दरवाजा धीमे से खुला। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे के बीच में वही स्त्री खड़ी थी, वही खूबसूरत आकर्षक स्त्री। उस औरत के पीछे वाले कमरे में एकदम घुप अंधेरा छाया हुआ था। मेरे कमरे में पियानो के ऊपर रखे लालटेन की रोशनी में उस खूबसूरत औरत का चेहरा एकदम साफ दिखाई दे रहा था और एकदम आकर्षक भी। पर वो थोड़ी डरी हुई नजर आ रही थी और उसके चेहरे के डरे हुए भावों को देखकर मेरे सीने में भी बर्फ जम गई। उसने अपनी कांपती हुई उंगली अपने होठों पर रखी और मुझे चुप रहने का इशारा किया और धीमे से टूटी फूटी अंग्रेजी में कुछ शब्द बुदबुदाई। उसकी नजरें बार बार किसी भयभीत घोड़े की तरह अपने पीछे देख रही थी, मानो जैसे वो ये सुनिश्चित करना चाहती हो कि कहीं उसके पीछे कोई है तो नहीं। वो मुझसे बोली, आपके यहाँ रहने से कुछ नहीं सुधरने वाला, आप चले जाओ यहाँ से, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। पर मैंने उस औरत से कहा, मैडम अभी तक मेरा काम हुआ नहीं है, मैं यहाँ मशीन ठीक करने आया हूँ। जब तक मैं उस मशीन को नहीं देख लेता मैं यहाँ से नहीं जा सकता। वो फिर से मुझसे बोली, सुनो, तुम्हारा यहाँ इंतजार करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, तुम उस दरवाजे से बाहर निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। मगर उसकी इस बात के जवाब में मैंने मुस्कुराकर ना में सिर हिला दिया। उसके चेहरे के भाव अचानक से गुस्से में बदल गए। वो अपने हाथ मरोड़ते हुए मेरे करीब आई और मुझसे बोली, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए चले क्यों नहीं जाते यहां से, जाओ। पर मिस्टर होम्स, मैं भी स्वभाव से थोड़ा अड़ियल किस्म का हूं और अड़चन आने पर वो काम जरूर करता हूं जिस काम को करने के लिए मुझे मना किया जाता है। मैंने उन 50 पाउंड्स के बारे में सोचा जिनके लिए मैं वहां आया था और इतनी दूर सफर करके मैं यहां पहुंचा था, और फिर वो रात मैं वापस भी कैसे जाता। ये सब सोचकर मैं वहीं खड़ा रहा और सोचने लगा कि मैं अपना काम किए बिना वहां से क्यों चला जाऊं। मैंने मन में सोचा कि वो औरत पागल भी तो हो सकती है। हालांकि उसकी बातों से मैं अंदर तक हिल चुका था। मैंने उस औरत की आंखों में देखकर दृढ़तापूर्वक वहां से जाने के लिए मना कर दिया और मैंने उसको बता दिया कि मेरा वहीं रुकने का इरादा है, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी मिस्टर होम्स। वो फिर से मुझे मनाने की कोशिश करने ही वाली थी कि तभी ऊपर वाले कमरे का दरवाजा भड़ाक से बंद हुआ और हमें सीढ़ियों से नीचे उतरते कदमों की आवाज सुनाई दी। उन कदमों की आवाज को सुनकर वो निराश और हताश हो गई। उसने अपने हाथ ऊपर किए और वापस उस कमरे में चली गई जहां से वो आई थी। उस औरत के वहां से जाते ही उस कमरे में दूसरे दरवाजे से 2 आदमी अंदर आए, जिसमें से एक कर्नल लाइसेंडर थे और दूसरा एक मोटा सा आदमी।
कर्नल लाइसेंडर ने उस मोटे व्यक्ति का परिचय मिस्टर फर्ग्यूसन के नाम से कराया। वो कर्नल लाइसेंडर का सेक्रेटरी और मैनेजर था। कर्नल लाइसेंडर ने उस कमरे में चारों तरफ देखा और उसकी नज़र उस दरवाजे की तरफ गई जिस दरवाजे से वो औरत अंदर आई थी। वो दरवाज़ा खुला हुआ था। उसको देखकर कर्नल बोला, मेरे ख्याल से जब मैं यहाँ से गया था वो दरवाज़ा बंद था मिस्टर हेथली। मुझे डर है तुम्हें ठंडी हवा लगी होगी। मैंने कर्नल लाइसेंडर से कहा, नहीं, ये दरवाज़ा मैंने खुद ही खोला था। दरअसल मुझे इस कमरे में घुटन सी महसूस हो रही थी। फिर मैंने कर्नल लाइसेंडर से कहा, अब कर्नल साहब, बेहतर होगा कि हम अपना काम शुरू कर दें। जितना जल्दी काम शुरू होगा उतना ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर मुझे वापस भी जाना होगा। कर्नल लाइसेंडर बोला, अब हाँ ठीक है, मिस्टर फर्ग्यूसन और मैं तुम्हें उस मशीन तक लेकर चलते हैं। वैसे कर्नल लाइसेंडर, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आप घर के अंदर मशीन रख कर ज़मीन कैसे खोद सकते हैं। कर्नल लाइसेंडर बोले, उसकी फिक्र तुम मत करो, वो हमारा काम है, तुम बस मशीन ठीक करो। उसके बाद हम तीनों उस कमरे से बाहर उस कमरे तक गए जिस कमरे में वो स्टैंपिंग हाइड्रोलिक मशीन रखी हुई थी। आगे आगे कर्नल लाइसेंडर हाथ में लालटेन लिए चल रहे थे। उसके पीछे वो मोटा मैनेजर और सबसे पीछे मैं। वो पुराना घर एक भूल भुलैया सा था मिस्टर होम्स। लंबे लंबे गलियारे, आड़ी टेढ़ी सीढ़ियां, ऐसे दरवाजे जिनकी चौखट कई दशकों से खड़ी खड़ी खोखली हो चुकी थी। उस घर में कहीं कालीन नहीं बिछा था और ग्राउंड फ्लोर के अलावा किसी और फ्लोर पर कोई फर्नीचर नहीं था। दीवारों से प्लास्टर झड़ चुका था और सीलन से दीवारें हरी हो चुकी थी। वो सब देखकर मैंने ऐसा जताया जैसे मुझे वो सारी चीजें बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं लग रही, जबकि लग रही थी मिस्टर होम्स। सब कुछ अजीब था, पर वो सब मैंने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। मैं बस चाहता था कि मैं अपना काम खत्म करूं और काम खत्म करके उस अजीब से घर से बाहर निकल जाऊं। मेरे दिमाग में उस औरत की चेतावनी भी घूम रही थी। हालांकि उस वक्त तो मैंने उस औरत की बातों को इग्नोर कर दिया, लेकिन अभी मैं कर्नल लाइसेंडर और उस मोटे मैनेजर पर अपनी कड़ी नजर रखे हुए था। मैं अंदर ही अंदर पूरा चौकन्ना था, एकदम सतर्क। वो मोटा मैनेजर मिस्टर फर्ग्यूसन, वो बड़ा ही बोरिंग और चुप रहने वाला आदमी था, पर उसने जो थोड़ी बहुत बातचीत की थी उससे यही पता चल रहा था कि वो इसी देश का व्यक्ति है। तभी एक छोटे से दरवाजे के पास जाकर कर्नल लाइसेंडर रुक गया। उसने उस छोटे से दरवाजे का ताला खोला। उस दरवाजे के अंदर एक छोटा सा चौकोर कमरा था। वो कमरा इतना छोटा था कि हम तीनों एक साथ उसके अंदर मुश्किल से ही आ पाते। इसीलिए वो मोटा मैनेजर मिस्टर फर्ग्यूसन उस कमरे के बाहर ही खड़े रहे और कर्नल लाइसेंडर मुझे उस कमरे के अंदर लेकर गया। असल में वो कमरा नहीं था, बल्कि एक हाइड्रोलिक प्रेस थी, वही हाइड्रोलिक मशीन जिसे मैं ठीक करने वहां आया था। उस वक्त हम उस मशीन के अंदर खड़े थे। अगर बाहर से कोई उस मशीन को स्टार्ट कर देता तो वो मशीन हमको कुचल कर हमारी चटनी बना देती। उस छोटे से कमरे की जो छत थी वो लोहे की थी, जिसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ था, और जो उस कमरे का फर्श था वो भी लोहे का ही था। जब मशीन स्टार्ट की जाती है तो उस कमरे की छत नीचे की तरफ बढ़ती है और पूरी ताकत के साथ जो भी उन दो लोहे की सतहों के बीच में आ जाए वो मशीन उसको कुचल कर चपटा कर देती है। कर्नल लाइसेंडर बोला, वैसे तो ये मशीन ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा कड़ापन आ गया है और इसके फोर्स में भी थोड़ी कमी आ गई है। शायद इस मशीन को देखकर तुम हमें बता पाओगे कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मिस्टर होम्स, मैंने उसके बाद कर्नल लाइसेंडर के हाथ से लालटेन लिया और उस मशीन को अच्छे से देखा। वो मशीन वाकई में बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। उस मशीन से काफी ज्यादा प्रेशर डाला जा सकता था। जब मैं उस मशीन से बाहर आया और उस मशीन को नियंत्रित करने वाले लीवर दबाए, तब उस मशीन के अंदर से एक फिश की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही मैं समझ गया कि उस मशीन के अंदर कहीं पर से पानी लीक हो रहा है।
मैंने उस मशीन को अच्छे से देखने के बाद उसकी परेशानी कर्नल लाइसेंडर को बताई। वो दोनों मेरी बातों को बड़े गौर से सुन रहे थे और उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे कि मैं उस मशीन को कैसे ठीक करूंगा। मैं उन्हें पूरी बातें समझाने के बाद उस मशीन के अंदर घुसा और अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने उस मशीन को अच्छे से देखा। उस मशीन को अच्छे से देखने के बाद एक बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि जमीन की खुदाई करने वाली वो बात एकदम मनगढ़ंत थी। वहां पर कोई खुदाई नहीं हो रही थी। वैसे भी मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि एक जरा सी खुदाई के लिए इतना शक्तिशाली इंजन का इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी होगी। उस हाइड्रोलिक मशीन की जो दीवारें थी वो लकड़ी की थी, पर फर्श और छत धातु की बनी हुई थी। अब मिस्टर होम्स, जब उस हाइड्रोलिक मशीन के अंदर खड़े होकर मैं उसकी छत और फर्श को देख रहा था, तब मुझे छत और फर्श पर छोटे छोटे धातु के टुकड़े चिपके हुए दिखाई दिए, जैसे कोई चिप्स या ऐसा समझ लो सिक्के। मैंने हाथ की लालटेन उस धातु के फर्श पर रखी और उसके फर्श को उंगली से खुरच कर देखने लगा कि वो धातु के पतले पतले टुकड़े क्या हैं। तभी मुझे उस चैम्बर के दरवाजे के बाहर खड़े मिस्टर लाइसेंडर की आवाज सुनाई दी। वो दूसरी ही भाषा में गुस्से में कुछ बुदबुदा रहे थे। मैंने नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कर्नल लाइसेंडर बड़ी बड़ी आंखों के साथ मुझे घूर रहे थे और वो मुझसे बोले, अब ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं आपकी मशीन को अच्छे से देख रहा हूं ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि इसमें आखिर परेशानी क्या है। वैसे इस मशीन को देखकर लग नहीं रहा कि इसको खुदाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप मुझे सच सच बताएं कि आखिर इस मशीन को किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही मैंने ये बात बोली, कर्नल लाइसेंडर का चेहरा एकदम खूंखार हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी भयानक सी चमक आ गई। वो अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें अब इस मशीन के बारे में सब पता चल जाएगा। ऐसा कहते ही वो उस दरवाजे से पीछे हटा और उसने वो छोटा सा दरवाजा भड़ाक से बंद कर दिया और बाहर से मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। वो उस मोटे मैनेजर से कह रहा था, ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसे भी खत्म करना होगा। उसके बाद कर्नल लाइसेंडर ने बाहर से दरवाजे में ताला लगा दिया। मैं उस चैम्बर के अंदर से दरवाजे की तरफ लपका। मैंने उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो तो बाहर से बंद हो चुका था। मैंने चैम्बर के अंदर से कर्नल लाइसेंडर को आवाज दी और उसे दरवाजा खोलने के लिए मिन्नतें की, मगर उस सन्नाटे में मैंने एक आवाज सुनी, एक भयानक रूह कपा देने वाली आवाज। वो आवाज थी उस हाइड्रोलिक मशीन के स्टार्ट होने की। कर्नल लाइसेंडर ने मुझे उस हाइड्रोलिक मशीन के अंदर कैद कर दिया था और उस हाइड्रोलिक मशीन की लोहे की छत नीचे की तरफ बढ़ रही थी। मैं अच्छे से जानता था मिस्टर होम्स कि वो शक्तिशाली हाइड्रोलिक मशीन मुझे एक ही सेकंड में कुचल डालेगी। मैं जोर जोर से चिल्लाते हुए दरवाजा पीटने लगा और कर्नल लाइसेंडर से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो दरवाजा खोल दें, पर वो मशीन की आवाज इतनी तेज थी कि शायद मेरी आवाज उस चैम्बर से बाहर जा भी नहीं रही होगी। उस हाइड्रोलिक मशीन की छत मेरे सिर से करीब आधा मीटर ही ऊपर होगी। मैंने अपने हाथ उठाए और उस मशीन की लोहे की छत को रोकने की कोशिश करने लगा, ये जानते हुए भी कि मैं उसे रोक नहीं सकता। मैं उस लोहे की खुरदुरी छत को अपने हाथों से महसूस कर सकता था। वो पूरी ताकत के साथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी, मुझे कुचलने के लिए। अब मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि जब वो मशीन मेरे एकदम करीब पहुंच जाएगी और वो मुझे कुचलना शुरू करेगी, तब मुझे कितना दर्द होगा। मैं इतना असहाय था कि मैं बचने के बारे में नहीं बल्कि मरने के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी मुझे उस हाइड्रोलिक मशीन की जो लकड़ी की दीवारें थी, उनके बीच में से एक रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर मेरे अंदर आशा की एक किरण जाग उठी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था मिस्टर होम्स कि उस हाइड्रोलिक मशीन की जो छत और फर्श था वो लोहे के थे, लेकिन उसकी दीवारें लकड़ी की थी।
उस हाइड्रोलिक मशीन की छत लगभग मेरे सिर तक पहुंच चुकी थी। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ा। उस हाइड्रोलिक मशीन की लकड़ी की दीवार के बीच में 2 तख्ते लगे हुए थे, जिनके बीच में से पीली रोशनी अंदर आ रही थी। मैं झुककर उस पीली रोशनी की तरफ बढ़ा जो लकड़ी की दीवारों के बीच में से मुझे दिखाई दे रही थी। उस रोशनी के करीब पहुंचा तो मैंने पाया कि लकड़ी की दीवारों में लगे हुए 2 तख्ते वहां पर से अपनी कीलों से उखड़ चुके थे और एक दरवाजा सा बन चुका था। मैंने पूरी ताकत से उन लकड़ी के तख्तों पर लात मारी और वो दोनों तख्ते उखड़कर बाहर की तरफ गिर गए और उस हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से बाहर निकलने का मुझे रास्ता मिल गया और मैं आधी बेहोशी की हालत में उस मशीन से बाहर आ गिरा। बस तभी उस हाइड्रोलिक मशीन की लोहे की छत उसके लोहे के फर्श से मिल चुकी थी और तभी उस मशीन के अंदर रखी लालटेन के फूटने की आवाज सुनाई दी। अगर मैं सही वक्त में उस मशीन से बाहर नहीं कूदता तो मेरा शरीर अभी उस मशीन के अंदर कुचल रहा होता। मैं इतना डरा हुआ था, इतना थक चुका था कि मुझे बेहोशी छाने लगी। मैं लगभग आधा बेहोश ही हो चुका था कि तभी किसी ने मेरी कलाई को पकड़ा, कि तभी मेरी बेहोशी टूटी और मैंने आंखें खोलकर देखा तो पाया कि मैं एक पतले से गलियारे में गिरा पड़ा हूं। एक औरत मेरे ऊपर झुकी हुई थी और अपने बाएं हाथ से मुझे झकझोर रही थी, मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी, जबकि दाएं हाथ में उसने एक मोमबत्ती पकड़ी हुई थी। ये वही आकर्षक औरत थी जिसकी चेतावनी को मैंने शुरू में बेवकूफ़ी से नज़रअंदाज कर दिया था। वो मुझसे बोली, आओ, आ जाओ, मेरे साथ आओ, जल्दी करो, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे, जल्दी मेरे साथ चलो। जब वो मशीन के अंदर देखेंगे कि तुम मशीन में नहीं हो तो वो तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ ज़रूर आएंगे, इसीलिए कीमती समय बर्बाद मत करो, होश में आओ और चलो मेरे साथ। मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मैंने खुद के होश को संभाला और इस बार उसकी बात पर यकीन किया। मैं लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ और उसके साथ उस गलियारे से होता हुआ फिर एक घुमावदार सीढ़ी से नीचे उतरकर हम एक चौड़े रास्ते पर पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचे बस तभी हमें एक भागते कदमों की आवाज़ सुनाई दी और 2 लोगों को चिल्लाते हुए एक दूसरे को आवाज़ देते हुए सुना। वो आवाज़ उसी मंजिल से आ रही थी जिस मंजिल पर वो हाइड्रोलिक मशीन इंस्टॉल थी। शायद उन लोगों ने मशीन देख ली थी और उसके अंदर मुझे नहीं देखा तो वो मुझे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर वो औरत और ज़्यादा परेशान हो गई। वो भी समझ गई थी कि अब मेरी जान खतरे में है, इसलिए वो मुझे किसी भी तरह से उनसे बचाना चाहती थी। उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोला जिसके पीछे एक बेडरूम था जिसकी खिड़की से चांद चमक रहा था। वो औरत मुझसे बोली, लाइसेंडर बहुत ही जालिम आदमी है, तुम उसके हाथ मत लगना। उसने तुमसे पहले भी एक हाइड्रोलिक इंजीनियर को मार डाला था। तुम यहाँ से भाग जाओ और कृपया करके किसी को भी इस बारे में मत बताना। जाओ यहाँ से। वो बेडरूम में वो खिड़की देख रहे हो, तुम उस खिड़की से नीचे आराम से कूद सकते हो। जल्दी करो, जाओ यहाँ से। जब तक वो मुझे ये सारी चीजें बोल रही थी तभी उसी वक्त गलियारे के दूसरी छोर पर मुझे एक रोशनी दिखाई दी और उसी रोशनी के बीच मुझे कर्नल लाइसेंडर की पतली सी आकृति नजर आई जो एक हाथ में लालटेन लिए हमारी ही तरफ भागा आ रहा था। उसके दूसरे हाथ में एक बड़ा सा कसाई का छुरा था। मैं उस बेडरूम में दौड़ा और भागता हुआ सीधा खिड़की के पास गया। मैंने खिड़की खोली और बाहर झांका। बाहर चांद की चांदनी में गार्डन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो पाया वो कम से कम 8-10 फीट गहरा था। मैं उस खिड़की पर चढ़ा। मुझे कूदने में डर लग रहा था, पर मैं उस खिड़की से कूदने से पहले ये भी देखना चाहता था कि कर्नल लाइसेंडर मेरी जान बचाने वाली उस औरत के साथ क्या करता है। मुझे ये भी देखना था, अगर कर्नल लाइसेंडर उस औरत के साथ बुरा व्यवहार करता तो मैं उस औरत को बचाने के लिए उसके पास जरूर जाता। ये विचार मेरे मन में आया ही था कि तभी कर्नल लाइसेंडर उस बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा मुझे दिखाई दिया। उस औरत ने उसे रोकने की कोशिश भी की, मगर कर्नल लाइसेंडर ने उस औरत को धकेलकर एक तरफ को फेंक दिया
और मेरी तरफ बढ़ा। वो औरत फिर से कर्नल लाइसेंडर के ऊपर कूदी और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। वो कर्नल लाइसेंडर से बोली, छोड़ दो, उसे जाने दो। पिछली बार का अपना वादा याद करो लाइसेंडर, तुमने कहा था कि तुम ऐसा फिर कभी नहीं करोगे। इस आदमी की गारंटी मैं लेती हूं, ये किसी को कुछ नहीं बताएगा, ये चुप रहेगा। प्लीज उसे कुछ मत करो, उसे मत मारो। कर्नल लाइसेंडर उस औरत की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए उस पर चीखा, तुम पागल हो गई हो, इसने हमें देख लिया है, यह सबको जाकर बता देगा, इसको मारना ही होगा। कर्नल लाइसेंडर ने उस औरत को एक तरफ को धकेला और भागता हुआ खिड़की की तरफ आया। उसने अपने हाथ के चाकू से मेरे ऊपर वार किया। मैं खिड़की पर लटका हुआ था और कूदने को तैयार ही था कि तभी मुझे मेरे हाथ पर हल्का सा दर्द हुआ। खिड़की पर मेरी पकड़ ढीली हुई और मैं वहां से सीधा बगीचे में आकर गिरा। मैं दहल गया था, पर गिरने से मुझे चोट नहीं लगी थी। मैं दोबारा से उठ खड़ा हुआ और जितनी तेजी से मैं भाग सकता था मैं झाड़ियों की तरफ भागता रहा, क्योंकि मैं समझ गया था कि मैं अभी भी खतरे से बाहर नहीं हूं मिस्टर होम्स। मैं भागता रहा। दौड़ते दौड़ते न जाने क्या हुआ, मुझे अचानक से चक्कर आने लगा। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा जो दर्द से फड़क रहा था, और उस वक्त मैंने पहली बार देखा कि मेरा अंगूठा कट चुका है, उसमें से तेजी से खून निकल रहा है। मैंने अपने घाव पर रुमाल बांधने की कोशिश की, मगर तभी मेरे कानों में मुझे भिन-भिनाहट सुनाई दी और अगले ही पल मैं चक्कर खाकर गुलाब की झाड़ियों में गिर गया और बेहोश हो गया। मैं कह नहीं सकता मिस्टर होम्स कि मैं कितनी देर तक बेहोश रहा होऊंगा, पर काफी लंबे समय तक रहा था, क्योंकि जब मुझे होश आया तब तक चांद डूब चुका था और एक चमकीली सुबह शुरू हो चुकी थी। मेरे कपड़े ओस से भीग चुके थे और मेरे कोट की आस्तीन खून से तर हो चुकी थी, वही खून जो मेरे कटे हुए अंगूठे से बह रहा था। अपने अंगूठे के दर्द से मुझे रात में घटी सारी बातें याद आने लगी। मैं तुरंत उछलकर खड़ा उठा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अभी भी दुश्मनों से सुरक्षित नहीं हूं। लेकिन मुझे तब ताज्जुब हुआ मिस्टर होम्स, जब इधर उधर देखने के बाद मैंने पाया कि वहां ना घर था ना ही कोई बगीचा। दरअसल मैं एक मुख्य सड़क के किनारे जमीन पर पड़ा हुआ था। वहीं थोड़ी ही दूरी पर एक इमारत थी, जहां पहुंचने पर मैंने देखा कि ये वही रेलवे स्टेशन था जहां पिछली रात मैं उतरा था। अगर मेरे हाथ में ये बदसूरत घाव नहीं होता तो शायद उन खौफनाक घंटों में क्या क्या घटा मुझे वो सब याद होता, मगर इस घाव की वजह से मैं बेहोश था और मेरी बेहोशी के दौरान वहां क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरे लिए तो वो सब एक बुरा सपना ही था। मैं आधी बेहोशी की हालत में किसी तरह उस रेलवे स्टेशन तक पहुंचा और मैंने सवेरे की ट्रेन के बारे में पूछा। उसी समय रीडिंग शहर की ओर एक ट्रेन जाने वाली थी। वहीं पर एक कूली ड्यूटी पर था जो पिछली रात मुझे वहां आने पर मिला था। मैं उस कूली के पास गया और मैंने उससे पूछा कि क्या उसने कर्नल लाइसेंडर स्टार्क के बारे में सुना है, मगर ये नाम उस कूली के लिए नया था। मैंने उससे फिर पूछा, भाई पिछली रात स्टेशन के बाहर तुमने एक गाड़ी को खड़े देखा था जिसमें मैं बैठा था, मगर उस कूली ने इस बात के लिए भी मना कर दिया कि उसने बाहर खड़ी कोई घोड़ा गाड़ी नहीं देखी। मैंने उससे फिर पूछा कि आसपास कोई पुलिस थाना है, तब उसने कहा कि हाँ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दूरी मेरे लिए बहुत ज्यादा थी मिस्टर होम्स, क्योंकि उस वक्त मैं कमजोर और बीमार था। मैंने सोचा कि मैं शहर लौटने तक इंतजार करूंगा और उसके बाद ही पुलिस को अपनी कहानी सुनाऊंगा। करीब 6 साढ़े 6 बजे मैं डॉक्टर वॉटसन के पास पहुंचा और मैंने अपने घाव में पट्टी कराई और उसके बाद डॉक्टर वॉटसन मुझे आपके पास ले आए मिस्टर होम्स। अब मैंने ये पूरी कहानी आपको बता दी है मिस्टर होम्स, अब आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मिस्टर हैथली की सारी कहानी सुनने के बाद शेरलॉक होम्स और मैं कुछ देर तक यूं ही खामोश बैठे रहे। मिस्टर हैथली की उस अद्भुत कहानी को सुनने के बाद शेरलॉक खड़ा उठा और उसने अपनी अलमारी में से एक किताब निकाली जिसमें वो अखबारों की कटिंग्स रखता था।
शेरलॉक होम्स ने उस किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, यहाँ पर एक विज्ञापन है जो तुम्हें रोचक लगेगा। ये साल भर पहले सभी अखबारों में छपा था। इसे सुनो। 9 तारीख को हाइड्रोलिक इंजीनियर जेरेमिया हेलिंग, उम्र 26 साल, कहीं गायब हो गया और तब से उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वो फलां फलां कपड़े पहने हुए था। तो वॉटसन, इससे पता चलता है कि पिछली बार कर्नल लाइसेंडर को इसी समय अपनी मशीन को ठीक करवाने की जरूरत पड़ी थी। तभी मिस्टर हैथली बोला, ये वही है सर, ये वही है। ये वही इंजीनियर है जिसके बारे में वो महिला बात कर रही थी। तभी शेरलॉक बोला, बेशक। ये साफ है कि कर्नल लाइसेंडर बौखलाया हुआ था, जो इस बात पर अड़ा था कि उसके छोटे से इस खेल में कोई अड़चन नहीं आने चाहिए। यानी कि पिछली बार वाला इंजीनियर भी उसके लिए अड़चन खड़ी कर रहा होगा, इसलिए लाइसेंडर ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। जैसा कि तुम्हारी कहानी से पता चलता है और इस न्यूज आर्टिकल को देखकर भी यही लगता है। शेरलॉक आगे बोला, देखो, अब और समय बर्बाद करना बेवकूफ़ी होगी, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हम अभी स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के पास चलते हैं और उसके बाद हम एफोर्ड चलेंगे, उसी जगह में जहां पर तुम्हारे साथ ये सारी वारदात हुई है। बस उसके कुछ ही देर बाद हम सभी एक ट्रेन में बैठकर एफोर्ड शहर की तरफ गए, जहां पर मिस्टर हैथली के साथ वो घटना घटी थी। हम सभी जानना चाहते थे कि आखिर वहां पर क्या खेल चल रहा है। शेरलॉक होम्स, हाइड्रोलिक इंजीनियर मिस्टर हैथली और स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का अधिकारी इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट। इंस्पेक्टर के साथ सादे भेष में एक पुलिस वाला और था। जब हम ट्रेन में बैठे हुए थे तब इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट ने उस जगह का मैप हमारे सामने खोल कर रखा हुआ था और अपने कंपास से एफोर्ड शहर पर निशान लगा रहा था। ब्रैडस्ट्रीट बोला, ये देखो, ये निशान उस गांव से करीब 10 मील की दूरी पर है और हम जो जगह ढूंढ रहे हैं वो इसी के आसपास होनी चाहिए। शेरलॉक ने मिस्टर हैथली से पूछा, मिस्टर हैथली, क्या तुमने यही कोई 10-11 मील बताया था? मिस्टर हैथली ने कहा, हाँ मिस्टर होम्स, वो लगभग 1 घंटे की यात्रा थी। शेरलॉक ने कहा, और तुम्हें लगता है मिस्टर हैथली कि वो तुम्हें इतनी दूर बेहोशी की हालत में छोड़ गए? मिस्टर हैथली ने कहा, हाँ, उन्होंने जरूर ऐसा ही कुछ किया होगा। मुझे अभी कुछ कुछ याद आ रहा है मिस्टर होम्स कि जब मैं बेहोश था, या यूं कह लो कि आधा बेहोश था, तब मुझे 2 लोग उठाकर कहीं ले जा रहे थे। मुझे हल्का हल्का सा याद है। तभी मैंने मिस्टर हैथली से कहा, अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि उन लोगों ने तुम्हें मार क्यों नहीं डाला? वो तुम्हें मार भी तो सकते थे। शेरलॉक बोला, शायद उस दुष्ट व्यक्ति का मन बदल गया होगा उस भली औरत की बातें सुनकर। मिस्टर हैथली बोला, अब मुझे ऐसा नहीं लगता सर। मैंने अपनी जिंदगी में इतना दुष्ट व्यक्ति कभी नहीं देखा। वो किसी की बातों में नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि उसका मन बदला होगा। तभी इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट बीच में बोला, अब ये देखो, मैंने निशान लगा दिया है। अब मैं यही जानना चाहता हूं कि वो लोग हमें कहां मिलेंगे। तभी शेरलॉक होम्स ने कहा, मैं पूरे यकीन के साथ इस मैप के ऊपर अपनी उंगली रख सकता हूं, और देखना, हम जिस जगह की तलाश कर रहे हैं वो वहीं पर होगी जहां पर मैं उंगली रखूंगा। तभी इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट बोला, ओह अच्छा, आपने अपनी राय बना ली होगी मिस्टर होम्स। अब देखते हैं आपकी राय के साथ यहां मौजूद और कितने लोगों की राय मिलती है। चलिए सभी अपनी अपनी राय दें। मैं कहता हूं वो हमें दक्षिण में मिलेंगे। मिस्टर हैथली बीच में बोला, अब मैं कहता हूं पूरब, वो हमें पूरब में मिलेंगे। तभी सादे भेष में पुलिस वाले ने कहा, अब मैं पश्चिम के पक्ष में हूं। वहां पर कई छोटे छोटे गांव हैं जिनमें ज्यादा चहल पहल नहीं होती। तभी मैंने भी अपना पक्ष दिया और कहा, अब मुझे लगता है वो उत्तर में होगा, क्योंकि वहां कोई पहाड़ नहीं है। और मिस्टर हैथली ने जैसा बताया कि सफर के दौरान उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हों। तभी इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट हंसता हुआ बोला, यहां तो सभी की राय अलग अलग है मिस्टर होम्स। अब तुम बताओ कि तुम किस दिशा के पक्ष में हो। शेरलॉक बोला, अच्छा है, अच्छा है, पर दोस्तों तुम सभी गलत सोच रहे हो। इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट बोला, हम सभी गलत कैसे हो सकते हैं मिस्टर होम्स?
शेरलॉक बोला, बिल्कुल हो सकते हो, तुम सभी गलत हो। उसके बाद शेरलॉक होम्स ने सामने टेबल पर फैले पड़े मैप के ऊपर एक जगह पर उंगली रखी और कहा, वे लोग हमें ठीक इस जगह पर मिलेंगे, ठीक यहाँ पर। सभी ने शेरलॉक की उंगली की तरफ देखा। शेरलॉक ने उंगली एफोर्ड रेलवे स्टेशन के ऊपर ही रखी हुई थी, यानी कि उसका कहना था कि वो लोग हमें वहीं पर मिलेंगे। ये देखकर मिस्टर हैथली चौंक पड़ा और बोला, पर मिस्टर होम्स, वो 10 मील का सफर, वो क्या था? मैं इस जगह से 10 मील दूर कहीं गया था। शेरलॉक बोला, 5 मील जाना और 5 मील आना, हो गया तुम्हारा 10 मील का सफर। दरअसल वो तुम्हें कहीं दूर नहीं लेकर गया, बल्कि एक गोल चक्कर लगाकर तुम्हें वापस यहीं पर ले आया जहां पर तुम उसे मिले थे, या ये कह लो वहीं आसपास कहीं पर। जैसा कि तुमने खुद ही कहा कि वो घोड़ा एकदम तरोताजा लग रहा था और एकदम साफ सुथरा और चमकदार। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर 10 मील सफर करके आए, वो ना थके और उस पर धूल मिट्टी ना चिपके, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि वो वहीं उसी स्टेशन के आसपास कहीं पर था जहां पर तुम उसे मिले थे, और जब तुम उसकी गाड़ी में बैठे उसने तुम्हें कम से कम 1 घंटे तक इधर से उधर टहलाया ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम कहीं दूर जा रहे हो। और वैसे भी उस रेलवे स्टेशन में वो आखिरी ट्रेन थी जिसमें तुम आए थे, उसके बाद कोई ट्रेन वहां नहीं आनी थी। इसी वजह से तुम्हें उस लोकेशन का पता नहीं चल सका कि तुम रेलवे स्टेशन के पास ही किसी घर में हो। मैं समझ गया हूं कि कर्नल लाइसेंडर का क्या काम था। बहुत से लोग नकली सिक्के बनाते हैं, नकली करेंसी। कर्नल लाइसेंडर भी अपनी उस प्रेस मशीन का इस्तेमाल नकली सिक्के बनाने के लिए ही करता था। जैसा कि तुमने भी बताया था कि जब तुम उस मशीन के अंदर थे, तुम्हें उसकी सतहों पर छोटे छोटे धातु के टुकड़े चिपके हुए नजर आए, जैसे कोई चिप्स या कॉइन्स। तुमने ही बताया था। और वैसे भी हमें कुछ समय से मालूम था कि एक गैंग इस तरह का काम कर रहा है, नकली सिक्के बनाने का। तभी इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट बोला, ओह हाँ, हम भी इसी गैंग के पीछे हैं। ये बहुत ही शातिर गैंग है, ये अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। शेरलॉक होम्स बोला, पर चलो, कम से कम इस घटना की वजह से हम अब उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ये गैंग इतना शातिर था कि ये ना शेरलॉक होम्स के हाथ आने वाला था, ना इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट के हाथ। जब हमारी ट्रेन एफोर्ड स्टेशन पहुंची तो हमें उसी स्टेशन के पास धुएं का एक बहुत बड़ा सा गुबार हवा में उड़ता हुआ नजर आया। इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट ने वहां स्टेशन मास्टर से पूछा, अब यहां कहीं आग लगी है क्या? स्टेशन मास्टर ने बताया, हाँ, यहाँ पास ही के एक मकान में आग लगी है। जब इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट ने उससे पूछा कि कब लगी थी, तो स्टेशन मास्टर ने बताया कि आग शायद रात में लगी थी और अब इतनी फैल चुकी है कि उसको रोकना मुश्किल होता जा रहा है। तभी शेरलॉक होम्स ने बीच में पूछा, अच्छा, वो घर है किसका? स्टेशन मास्टर बोला, मिस्टर ब्रीचर का। तभी हाइड्रोलिक इंजीनियर मिस्टर हैथली बीच में बोल पड़ा, क्या नाम बताया आपने? ब्रीचर? स्टेशन मास्टर ने कहा, हाँ। मिस्टर हैथली बोला, अब क्या वो दुबला पतला सा लंबा सा, यही कोई 40 साल का अधगंजा आदमी है? ये बात सुनकर स्टेशन मास्टर हंसने लगा और बोला, अब नहीं, डॉक्टर ब्रीचर एक अंग्रेज हैं, पर उसके साथ एक और आदमी रहता है जो शायद बीमार है और विदेशी है, और जैसा आप बता रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। बस उसी वक्त हम सभी उस आग लगे घर की तरफ भागे। जिस घर में आग लगी थी उस तरफ जाने वाला रास्ता बेहद ही उबड़ खाबड़ था, और दूर सामने एक सफेद रंग का मकान था जिसमें आग लगी हुई थी। उसकी हर खिड़की दरवाजों से आग की लपटें बाहर निकल रही थी। उस जलते घर के सामने आग बुझाने वाली 3 गाड़ियां खड़ी थी जो उस आग को बुझाने का भरसक प्रयास कर रहे थे। तभी मिस्टर हैथली बोला, हाँ, वो रहा, हाँ बिल्कुल यही था वो। ये देखो, यही है वो बजरी वाला रास्ता जिसके ऊपर से वो घोड़ा गाड़ी गुजरी थी, और ये रही वो गुलाब की झाड़ियां जहां मैं गिरकर बेहोश हो गया था। अब वो रही वो खिड़की, वो दूसरी वाली खिड़की, मैं उसी खिड़की से नीचे कूदा था। तभी शेरलॉक होम्स उससे बोला, मिस्टर हैथली, कम से कम तुमने उन लोगों से बदला ले लिया। जैसा कि तुमने अपनी कहानी में बताया था,
कि तुम्हारे पास जो जलता हुआ लैंप था, जो तुमने उस प्रेस हाइड्रोलिक मशीन के अंदर छोड़ दिया था जब तुम वहां से बाहर निकले थे, जब हाइड्रोलिक मशीन की दोनों सतहें एक दूजे से मिली तो उनके बीच में वो जलता लैंप आ गया और वो टूट गया। जरूर उसका तेल बिखर गया होगा और तेल के साथ आग भी फैल गई होगी। उस हाइड्रोलिक मशीन की दीवारें लकड़ी की थी, इसलिए आग जल्दी लग गई और धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट ने और उसके साथ आए आदमी ने उस घर के बाहर अच्छे से तलाश किया, लेकिन उन्हें कहीं भी वो दुष्ट व्यक्ति कर्नल लाइसेंडर और उसका सेक्रेटरी वो मोटा मिस्टर फर्ग्यूसन वो कहीं नहीं दिखा, और ना ही वो खूबसूरत औरत दिखाई दी जिसके बारे में मिस्टर हेथली ने जिक्र किया था। उन तीनों के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। हाँ, लेकिन उसी सुबह वहां मौजूद एक किसान ने एक घोड़ा गाड़ी में सवार 3 लोगों को उस घर से दूर जाते हुए देखा था। उन 3 लोगों के पास बड़े बड़े भारी लोहे के बक्से थे। वो लोग तेजी से रीडिंग शहर की ओर जा रहे थे, मगर वहां जाकर उन भगोड़े लोगों का नामो निशान ही मिट गया। यकीनन वो अपनी पहचान बदलकर कहीं पर रह रहे होंगे, लेकिन ना पुलिस उन तक पहुंच सकी, ना ही शेरलॉक होम्स। न जाने वो कहां पर अपने नकली सिक्कों का गैर कानूनी कारोबार कर रहे होंगे। वो इतने शातिर थे कि वो अपने पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ गए कि शेरलॉक होम्स अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके उन तक पहुंच सकता। आग बुझाने वाले जवानों को अंदर का नजारा बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था, और इससे भी ज्यादा बौखलाहट उन्हें उस ताजे कटे हुए अंगूठे को देखकर हुई थी जो उन्हें खिड़की पर मिला था। शाम होते होते उस घर में लगी आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगने की वजह से वो घर इतना कमजोर हो गया था कि उसकी छत ढह गई और वो लोहे की हाइड्रोलिक मशीन उस घर के मलबे के नीचे दबकर तहस नहस हो गई। जब उस खंडर हो चुके घर की तलाशी ली गई तो बाहर वाले कमरे में गिलट और टीन के टुकड़े मिले। ये वही टुकड़े थे जिनका नकली सिक्के बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, और जिन गिलट और टीन के टुकड़ों को सिक्कों में बदल दिया गया था वो सिक्के कहीं नहीं मिले। शायद वो तीनों उन सिक्कों को उन बड़े बड़े लोहे के बक्सों में भरकर वहां से दूर ले गए, और हमारे हाइड्रोलिक इंजीनियर मिस्टर हेथली को बगीचे से उठाकर सड़क के किनारे तक कौन लेकर गया, ये भी आज तक रहस्य ही है। लेकिन जैसा कि हाइड्रोलिक इंजीनियर मिस्टर हेथली को हल्का हल्का याद था कि जब बेहोशी की हालत में 2 लोग उसे गुलाब के बगीचों से उठाकर सड़क के किनारे तक लेकर जा रहे थे, तब उसने उनके पैर देखे थे, जिसमें 2 पैर छोटे थे और 2 पैर बड़े। तो इस बात से यही अनुमान लगाया जा रहा था कि उस भली स्त्री की बातों में आकर कर्नल लाइसेंडर का सेक्रेटरी, वही मोटा आदमी, उसका दिल पसीज गया होगा, और फिर वो उस स्त्री के साथ मिलकर मिस्टर हेथली को उठाकर सड़क के किनारे तक छोड़ आया होगा ताकि उसकी जान बच सके। नहीं तो कर्नल लाइसेंडर पिछले हाइड्रोलिक इंजीनियर की तरह मिस्टर हेथली को भी जान से मार डालता, क्योंकि मिस्टर हेथली उनके राज जान चुका था और उनके काले धंधे के बारे में भी। जब हम लोग वहां से वापस लंदन आ रहे थे और ट्रेन में बैठे हुए थे, तब मिस्टर हेथली बोला, क्या किस्मत है मेरी, मैंने अपना एक अंगूठा भी खो दिया और साथ ही 50 पाउंड भी। अगर मैं चुपचाप अपना काम करके वहां से वापस आ जाता तो इतना तमाशा ही नहीं होता, लेकिन देखो मुझे क्या ही मिला। शेरलॉक मुस्कुराता हुआ बोला, अनुभव, एक रोमांचक अनुभव मिला है तुम्हें, साथ ही एक ऐसी सच्ची कहानी जो तुम जब किसी महफिल में सुनाओगे तो लोग बड़े चाव के साथ तुम्हें सुनेंगे। एक मनोरंजक कहानी तो मिल ही गई है तुम्हें। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग हंस दिए और ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।